नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इससे पहले की वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे अकबर के बारे में और हमने 3 पार्ट्स अकबर के पढ़ लिए हैं और आज हमारा चौथा पार्ट अकबर का शुरू होने वाला है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अकबर के द्वारा की गई दक्षिण भारत की विजयों के बारे में। हम अकबर की दक्षिण भारत की जो विजय थी या दक्षिण भारत का जो अभियान था अकबर का, हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी अपील कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अकबर के द्वारा की गई दक्षिण भारत के विजयों की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है दोस्तों कि अकबर ने दक्षिण भारत को जीतना क्यों सोचा कि मैं दक्षिण भारत को जीतूं, उसके क्या कारण थे। तो चलिए हम सबसे पहले उन कारणों के बारे में जिक्र करते हैं कि दक्षिण भारत को जीतने का अकबर के कौन कौन से कारण थे जिसके कारण मैं दक्षिण भारत को विजय करना चाहता था। दोस्तों, इससे पहले आप ये बात समझ चुके हो, मेरे तीनों वीडियोस में आपने जानकारी ले ली है कि अकबर ने लगभग उत्तर भारत पर अपना कब्जा काबिज कर लिया था, उत्तर भारत को जीत लिया था। अब उसकी नजर जो थी वो दक्षिण के ऊपर थी। वो दक्षिण भारत को जीतकर एक संपूर्ण बहुत बड़े भूभाग, एक बहुत बड़े क्षेत्र का स्वामी बनना चाहता था, क्योंकि अकबर ये जानता था और अकबर की एक नीति थी कि राज्य के अंदर राज्य नहीं होना चाहिए। अर्थात अकबर का जो इतना बड़ा भूभाग था उसके अंदर कोई राज्य स्वतंत्र रूप से रह जाए, ऐसा वो नहीं चाहता था। इसीलिए वो लगातार अपने विजय अभियानों को अंजाम देता जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि जितने दक्षिण भारत का अभियान जो अकबर ने किया, तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अकबर जो था वो एक मुगल बादशाह था और मुगल बादशाह, जितने भी मुगल बादशाह थे, उन्होंने जितने भी दक्कन के शासक थे या दक्षिण के जो शासक थे, उन शासकों के लिए मुगल शासकों ने शाह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों। क्योंकि शाह का मतलब होता है एक स्वतंत्र शासक, उसकी खुद की एक उपाधि अर्थात। लेकिन इसीलिए क्या था कि इन मुगल शासकों ने दक्षिण के शासकों के लिए, दक्षिण के बादशाहों के लिए शाह शब्द का इस्तेमाल न कर उनको किस शब्द से पुकारा है? खान कहकर पुकारा है। याद रखिए दोस्तों, इसीलिए आप ये देखिए कि इतना बड़ा वो जो भूभाग जो है दक्षिण का, इसको खान देश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम अकबर ने द्वादेश भी रखा था। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बता रहा था कि मुगल बादशाहों ने, मुगल शासकों ने, ठीक है ना, दक्षिण भारत के राजाओं के लिए शाह शब्द का इस्तेमाल न कर खान शब्द का इस्तेमाल किया है, खान शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि जितने भी मुगल बादशाह थे वो इन खानों को या इन दक्षिण के शासकों को स्थानीय सरदार के रूप में ही जानते थे, अर्थात वो उनको स्थानीय सरदार कहा करते थे। इसीलिए उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते थे जिस शब्द का नाम था मर्जबान। तो याद रखिए दोस्तों, मर्जबान का मतलब होता है एक स्थानीय सरदार, जो कि मुगल बादशाह इन दक्कन के शासकों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। याद रखना दोस्तों कि अगर बात यह है कि दक्षिण भारत का या दक्कन का सबसे शक्तिशाली राज्य जो था वो कौन सा था, तो अगर सबसे शक्तिशाली राज्य की बात आए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसका आंसर होगा बीजापुर। उस वक्त बीजापुर जो था वो दक्कन के या दक्षिण के सबसे बड़े साम्राज्य के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र था, या सबसे बड़ा जो था दक्कन का क्षेत्र जो था सबसे शक्तिशाली सारा साम्राज्य या राज्य के रूप में क्या था, विकसित था। तो इसीलिए हम अब दक्कन के विजय अभियानों के कारणों के बारे में जानकारी लेंगे कि अकबर ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि दक्कन जो है, जैसा कि मैंने एक कारण आपको बताया कि दक्कन के शासक जो थे वो स्वतंत्र थे और शाह शब्द का इस्तेमाल किया करते थे, जबकि अकबर उन्हें केवल खान कहकर पुकारता था, अपना स्थानीय सरदार मानता था। इसीलिए वो अपने साम्राज्य की, अपनी जीत की पताका जो है वो दक्षिण में भी फहराना चाहता था। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि दक्कन जो है दोस्तों, दक्कन का क्षेत्र जो था वो राजनीति का उबलता हुआ लावा था। याद रखिएगा, राजनीति का उबलता हुआ लावा था। यहाँ आए दिन जो थे राज्य जो थे एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे, एक दूसरे से युद्ध किया करते थे, क्योंकि इनके मध्य आपस के वर्चस्व की लड़ाई हुआ करती थी, जिसके कारण अकबर को ये परिस्थितियां जो थी बड़ी अनुकूल लगी। उसे लगा कि ये राज्य जो है आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक नहीं है, तो क्यों ना मुझे इनके अंतर्गत किसी प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए और इन्हें जीत कर अपने अधिकार में लेना चाहिए। दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि ये दूसरा कारण था। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि दक्कन के जो क्षेत्र थे, दक्कन के क्षेत्र के अंदर धर्म के नाम पर संघर्ष हुआ करता था। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि धर्म के नाम पर संघर्ष चला करता था।
नाम पर संघर्ष। ये धर्म के नाम पर संघर्ष कैसे है दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। हुआ ये कि दक्कन के अंदर एक क्षेत्र था जिसका नाम था गोलकुंडा। ठीक है दोस्तों, ये एक राज्य था गोलकुंडा, और अभी मैंने आपको एक राज्य बताया जिसका नाम था बीजापुर। ठीक है दोस्तों, ये गोलकुंडा जो था, इस गोलकुंडा के अंदर धर्म को लेकर बात करें तो शिया धर्म प्रचलन में था, और इसने शिया धर्म को ही अपना राज्य धर्म भी बनाया हुआ था। शिया धर्म याद रखिए दोस्तों, गोलकुंडा के अंदर शिया धर्म प्रचलन में था, और शिया धर्म को ही गोलकुंडा ने अपना राज्य धर्म बनाया था। और एक क्षेत्र था जिसका नाम था अहमदनगर। दोस्तों, बीजापुर के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं अहमदनगर। एक क्षेत्र था अहमदनगर। दोस्तों, इस अहमदनगर के क्षेत्र के अंदर महदवी धर्म, मान लो आप, महदवी को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, महदवी को अपना धर्म माना जाता था, महदवी का प्रचार हुआ करता था। लेकिन कहते हैं कि जब इन राज्यों के अंदर संघर्ष हुआ तो बाद में इस अहमदनगर ने भी संघर्ष करने के बाद कहते हैं कि पुनः शिया धर्म को क्या कर लिया था, अपना लिया था। तो इसलिए यह भी याद रखिएगा कि पुनः शिया धर्म को भी क्या कर लिया गया था, अपना लिया गया था। किसके द्वारा? अहमदनगर के द्वारा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब ये लोग अपने धर्म को लेकर बार बार लड़ाइयां लड़ रहे हैं तो आप समझदार हो कि अकबर ने भी अपने काल में एक धर्म को चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। आप जानते हो कि उसके द्वारा सुलह कुल की नीति का भी पाठ पढ़ाया गया था, और दीन ए इलाही नामक जो है वो धर्म जो है वो चलाने की कोशिश की थी। तो आप सोच सकते हो कि जब उसके द्वारा एक अपना धर्म चलाया जा रहा है जिसके बारे में अकबर ये जानता है कि अगर वो उसका प्रचार करेगा तो उसके भी कई अनुयायी बनेंगे, उसका भी प्रचार पूरे भारत के बड़े स्तर पर होगा। इसीलिए अकबर ने इन दक्षिण के राज्यों को जीतने का क्या किया, प्रयास किया, इन दक्षिण के राज्यों पर अपना कब्जा करने का क्या किया, प्रयास किया। दोस्तों, आपको एक बात यहां पर याद रखनी पड़ेगी कि अकबर ने अपने काल के अंदर अनेक कार्य किए, जिन कार्यों में दक्कन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था उसके बारे में अन्य कारणों में एक कारण बता देता हूं कि दक्कन दक्षिण का भूभाग था, और इस दक्षिण के इस भूभाग के ऊपर पुर्तगालियों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अकबर के काल के अंदर ही पुर्तगालियों का दक्षिण के ऊपर प्रभाव जो था बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण पुर्तगालियों ने इस दक्कन के ऊपर अपने प्रभाव को बड़ा मात्रा में बढ़ाना शुरू किया। तो अकबर की नजर इन पर पड़ी और अकबर ने इन पुर्तगालियों के इस प्रभाव को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। क्यों? क्योंकि दक्कन से वो पुर्तगालियों को निकालना चाहता था, दक्कन के बंदरगाह से वो उनको बाहर खदेड़ना चाहता था, उनके प्रभाव को वो खत्म करना चाहता था। इसीलिए कहते हैं कि अकबर ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1580 के अंदर कुतुबुद्दीन खां के नेतृत्व में एक सेना भी भेजी थी। दोस्तों, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन खां के नेतृत्व में 1580 में अकबर ने एक सेना भेजी थी जो मुगलों की एक सेना थी, और कहते हैं कि पुर्तगालियों के प्रभाव को रोकने के लिए उसने ऐसा किया था। हालांकि दोस्तों, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अकबर ने 1580 में जो सेना भेजी उससे पहले भी अकबर एक कार्रवाई कर चुका था। मीर हुसैन रिजवी को 1575 में उसने भेजा था। दोस्तों, याद रखिएगा, 1575 में मीर हुसैन रिजवी को 1575 के अंदर उसने पहले भेज दिया था। लेकिन मीर हुसैन रिजवी को जब 1575 में उसने भेजा था तो वो सैनिक कार्रवाई के रूप में नहीं भेजा था, सैन्य दल के साथ नहीं भेजा था, बल्कि एक भ्रमणशील दूत के आधार पर भेजा था। ये याद रखिए दोस्तों, भ्रमणशील दूत। यदि क्वेश्चन यूं आता है कि अकबर के द्वारा पुर्तगालियों के प्रभाव को रोकने के लिए सर्वप्रथम सेना कब भेजी गई, तो उत्तर आएगा दोस्तों 1580, क्योंकि उसका सैन्य अभियान 1580 को था कुतुबुद्दीन खां के नेतृत्व में। लेकिन अगर ये आए कि भ्रमणशील दूत के रूप में किसे भेजा गया, तो मीर हुसैन रिजवी को 1575 के अंदर भेजा गया कि तू जा वहां पर घूम, वहां की दक्कन की आबो हवा देख, वहां की राजनीति का देख, और फिर मुझे आकर रिपोर्ट कर कि बता किस तरह वहां पर क्या है सिस्टम चल रहा है, या किस तरह की वहां पर क्या राजनीति है, या वहां का माहौल कैसा है। और कहते हैं कि बाद में एक मुगल दूत था जिसका नाम था मीर मोहसिन। याद रखिए दोस्तों इस नाम को, मुगल दूत जो था मीर मोहसिन। कहते हैं कि जब मीर हुसैन रिजवी ने संपूर्ण बायोडाटा इकट्ठा कर लिया, संपूर्ण जगह पर घूम लिया, घूमकर जानकारी इकट्ठी कर ली, तो उसने एक मुगल दूत मीर मोहसिन को
क्या किया, एक रिपोर्ट सौंपी और मीर मोहसिन वो रिपोर्ट लेकर अकबर के पास गया और उस रिपोर्ट के आधार पर अकबर ने उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि दक्कन जो है, दक्कन के अंदर अशांति और अस्थिरता बनी हुई है और यही मौका है कि आप दक्कन के राज्यों पर यदि आक्रमण करते हो तो दक्कन पर हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं। ये रीजन था जिसके कारण अकबर जो था दक्कन पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था या दक्षिण को वो अपने अधिकार में लेना चाहता था। याद रखिए दोस्तों, इसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि मीर हुसैन रिजवी के बाद अकबर ने फैजी को भी अपना दूत बनाकर यहाँ क्या किया था, भेजा था, खानदेश भेजा था। इसको खानदेश के नाम से जानते हैं। तो मैं आइए दोस्तों, अब हम इस दक्कन के मुख्य क्षेत्र खानदेश के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये खानदेश क्या है और किस तरह ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हमारी हेडिंग रहेगी खानदेश। खानदेश, इसकी स्थापना जो थी दोस्तों 1399 ईस्वी के अंदर फारूकी ने की थी। दोस्तों याद रखिएगा, 1399 ईस्वी के अंदर फारूकी ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब बात आती है खानदेश के बारे में कि खानदेश जो है वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है। खानदेश को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, दक्कन का द्वार, दक्षिण का द्वार, खानदेश को दक्षिण का द्वार कहा जाता था। और खानदेश जो था, खानदेश जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच का क्षेत्र है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि नर्मदा व ताप्ती, नर्मदा व ताप्ती के बीच का क्षेत्र जो है वो किसके नाम से जाना जाता है, खानदेश के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, जिसको दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। इसकी राजधानी बुरहानपुर पड़ती है। दोस्तों याद रखिएगा, इसकी राजधानी जो है वो क्या थी, बुरहानपुर, राजधानी बुरहानपुर, बुरहानपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों बुरहानपुर के बारे में, राजधानी के बारे में और इस क्षेत्र के बारे में। हुआ क्या, 1562 के अंदर दोस्तों, ये भी चलो एक चीज और बता दूं दोस्तों, इसी खानदेश को मैंने अभी आपको बताया था कि द्वादेश के नाम से भी जाना जाता है, जो नाम अकबर ने दिया था। याद रखिएगा, इस खानदेश को अकबर ने क्या नाम दिया था, इस खानदेश को अकबर ने द्वादेश के नाम से नाम दिया था। इसका रीजन है क्योंकि अकबर का एक पुत्र था दानियाल। दोस्तों उस दानियाल के नाम के ऊपर ही उसने इस क्षेत्र का नाम क्या रखा था, द्वादेश रखा था, जो खानदेश के नाम से प्रचलन में हुआ था। कहते हैं कि इस खानदेश पर 1562 के अंदर, 1562 के अंदर अकबर ने पीर मोहम्मद खां को भेजा। ये कौन है व्यक्ति दोस्तों, आपने मेरे पहले के वीडियो को देखा होगा। यदि मेरे पहले की वीडियो को देखा है तो आप इस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहां आपको बता देता हूं। ये अबद खां का भाई था और महामानंगा का छोटा पुत्र था पीर मोहम्मद खां। और अकबर ने इस पीर मोहम्मद खां को ही 1562 के अंदर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कहां पर, खानदेश के ऊपर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अकबर ने 1576 के अंदर, याद रखिए दोस्तों 1576 में, जब अकबर जो था किससे उलझा हुआ था, 1576 में महाराणा प्रताप से। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब हुआ था, 1576 के अंदर हुआ था। कहते हैं अकबर उधर से महाराणा प्रताप से उलझा हुआ था, महाराणा प्रताप को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रताप जो थे वो दबने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये रीजन था जिसके कारण अकबर ने 1576 में क्या किया, एक मुगल हमला और किया, ताकि उसे ये लगे कि क्या है कि वो दक्षिण को या दक्षिण को अपने अधिकार में ले सके। लेकिन कहते हैं कि 1576 का और 1562 के ये दोनों हमले जो थे नाकाम रहे, इतने सफल नहीं रह पाए जितना कि उसने अंदाजा लगाया था। और वो ये सोच रहा था कि खानदेश जो है वो उसके अधिकार में आ जाएगा। ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि अकबर का संपूर्ण ध्यान प्रताप की ओर था और 1572 में प्रताप गद्दी पर बैठे थे अपने पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद। अब दोस्तों ये हुआ कि अकबर जो है यहां से इसको यहां से नहीं जीत पाया, तो अकबर ने 1576 के बाद एक बड़ी सेना भेजी। जब भेजी तो कहते हैं कि इस खानदेश का एक शासक था जिसका नाम था अली रजा, या अली राजा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अली रजा और अकबर के मध्य एक घमासान युद्ध होने के आसार हो गए और अकबर बड़ा विचलित हुआ और अकबर ने एक बहुत बड़ी सेना अली राजा के विरुद्ध भेजने का निश्चय कर लिया। लेकिन अली रजा डर गया और अली रजा ने पहले ही अकबर की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह खानदेश की ऊपर अकबर का अधिकार हो गया और अली रजा के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली गई। लेकिन दोस्तों इस अली रजा का एक इतिहास मैं आपको बता देता हूं। जब अकबर के पास खानदेश अधिकार में आ गया तो अकबर ने तुरंत इस खानदेश के बाद अहमदनगर को जीतने का क्या कर लिया, फैसला कर लिया। तो अली रजा के साथ मिलकर मुगलों की सेना ने कहां पर आक्रमण किया, अहमदनगर आक्रमण किया। लेकिन कहते हैं कि इस अहमदनगर के आक्रमण के अंदर
इस अली रजा की मृत्यु हो गई। अली रजा लड़ते हुए क्या हो गया, मारा गया, जो कि मुगलों की तरफ से इस युद्ध को क्या कर रहा था, लड़ रहा था। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, खान देश का राजा अली राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था, परंतु मुद्दा यह था कि वो मुगलों की तरफ से लड़ते हुए अहमदनगर के युद्ध के अंदर, अहमदनगर के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को क्या हो गया था, या युद्ध के अंदर क्या हो गया था, मारा गया था। अब बात आती है दोस्तों इस अली रजा के पुत्र की, जिसका नाम था मीरन बहादुर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि हमें किताबों के अंदर खान देश के शासक के रूप में किसका वर्णन मिलता है, मीरन बहादुर का वर्णन मिलता है, अली रजा का नहीं मिलता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अकबर के काल में खान देश का शासक अली रजा था, न कि मीरन बहादुर था। कहते हैं कि अली रजा के मरने के बाद मीरन बहादुर जो था उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, और मीरन बहादुर मुगलों के प्रभाव से मुक्त होकर भागकर कहां आ गया, असीरगढ़ आ गया। दोस्तों ये दक्षिण का सबसे शक्तिशाली किला माना जाता है असीरगढ़, याद रखिएगा। और यहां पर तो मुगलों की सबसे बड़ी तोप जो थी वो भी निष्क्रिय हो गई थी, कि यहाँ का मुगलों की सबसे बड़ी तोप का गोला भी असीरगढ़ तक नहीं पहुंच सकता था। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली दुर्ग था ये असीरगढ़, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नाम रखिएगा, मीरन बहादुर जो था वो असीरगढ़ भाग कर आ गया, और कहते हैं कि अकबर ने 1601-2 के अंदर इसी असीरगढ़ को जीतने के लिए चढ़ाई की, और यही अकबर के काल की अंतिम विजय थी असीरगढ़ की। दोस्तों याद रखिएगा, वो किसके खिलाफ हुई, मीरन बहादुर के। कहते हैं असीरगढ़ को जीतना नामुमकिन था। यहाँ एक कहानी आती है दोस्तों कि अकबर जो था, अकबर ने देख लिया कि वो मीरन बहादुर को नहीं हरा पा रहा है, असीरगढ़ को नहीं जीत पा रहा है, तो कहते हैं कि इस असीरगढ़ के दुर्ग का एक दुर्ग चालक था, दुर्गपालक था। दुर्गपालक जो था वो उसका नाम याकूब था। अकबर ने उसको खूब धन दौलत का लालच दिया, घूस दी, रिश्वत दी, और याकूब अकबर की तरफ, मुगलों की तरफ मिल गया, और याकूब ने इस दुर्ग को खोलने की चाबी किसको दे दी, अकबर को दे दी। और कहते हैं कि अकबर ने इसी दुर्ग को खोलने के लिए सोने की चाबियों का इस्तेमाल किया था। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आता है बहुत बार कि अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी, असीरगढ़ की, 1601-2 भी आ जाता है उसमें। ठीक है दोस्तों, नंबर 1। नंबर 2 कि अकबर ने इस दुर्ग को जीतने के लिए किन चाबियों का इस्तेमाल किया, सोने की कुंजियों का, सोने की चाबियों का इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अकबर ने घूस किसे देकर इस दुर्ग को जीता, याकूब को घूस देकर इस दुर्ग को क्या कर लिया था, जीत लिया था, जो कि इस दुर्ग का क्या था, रक्षक था। तो याद रखिएगा कि खान देश की विजय अब अकबर कर चुका था, खान देश को अकबर अपने अधिकार में ले चुका था। और कहते हैं जब खान देश अकबर के अधिकार में आया तो अकबर ने उसी समय एक सोने का सिक्का चलाया, जिस सोने का सिक्का का नाम था बाज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि खान देश की विजय के उपरांत अकबर के द्वारा एक सोने का सिक्का चलाया गया था। वो सोने का जो सिक्का था वो किस नाम से जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है, बाज के नाम से जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों। तो इस तरह खान देश जो है वो अकबर के अधिकार में आया, और तब अकबर ने इस क्षेत्र का नाम, इस देश का नाम क्या रखा, इस राज्य का नाम क्या रखा, दा देश, जो दानियल के अधिकार, दानियल के नाम के ऊपर रखा गया था, जो कि अकबर का पुत्र था। इन पुत्रों के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट बात आती है, हम दक्षिण के दूसरे क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, और जिसका नाम था अहमदनगर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अहमदनगर पर आक्रमण करते समय जो अली राजा था वो मुगलों की तरफ से लड़ते हुए युद्ध में क्या हो गया था, वीरगति को प्राप्त हो गया था, मर गया था। तो अब हम बात करेंगे किस क्षेत्र को, अहमदनगर पर, कि अकबर का जो आक्रमण है या अकबर का जो अभियान है वो किस क्षेत्र पर हो रहा है, अहमदनगर पर हो रहा है। अहमदनगर अभियान अकबर का क्या है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ का जो शासक था उसका नाम बुरहान मुल्क था। याद रखिए दोस्तों, अहमदनगर का जो शासक था उसका नाम बुरहान मुल्क था, बुरहान मुल्क। ठीक है दोस्तों, और इसकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी, बुरहानुल मुल्क की, बुरहान उल मुल्क इसका पूरा नाम है, बुरहानुल मुल्क की अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी, जब अकबर यहाँ पर सैनिक अभियान लेने के लिए निकल पड़ा था, तो इसकी मृत्यु हुई थी। तो इसका छोटा एक पुत्र था दोस्तों, जिसका नाम था बहादुर निजाम शाह। याद रखिएगा, इसका एक पुत्र था जो छोटा था, जिसका नाम था बहादुर निजाम शाह। यहां पर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हुआ ये कि बहादुर निजाम शाह जो था वो छोटा था, और अहमदनगर का राजकाज वो संभाल नहीं पा रहा था, जिसके कारण ऐसा कहा जाता है कि उसके राजकाज के कार्यों में मदद करने के लिए बुरहान मुल्क की एक बहन थी, जिसका नाम था चांद बीबी। और इसीलिए हम दोस्तों अहमदनगर की शासिका के रूप में चांद बीबी का नाम बार बार आता है, और हम
कई बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अकबर के आक्रमण के समय अहमदनगर का शासक कौन था, तो हम पढ़ते हैं चांद बीबी, लेकिन चांद बीबी संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी। शासक जो था वो बहादुर निजाम शाह था। अब सुनिए, हुआ ये कि बहन जो है वो अपने भतीजे की राजकार्यों की मदद करने के लिए आ गई थी। याद रखिएगा, ये जो बुरहान मुल्क की बहन थी और अहमदनगर आई हुई थी प्रशासनिक कार्यों के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, उसकी सहायता करने के लिए। अब जब चांद बीबी अहमदनगर आई तो इस अहमदनगर के अंदर जो था, अर्थात बुरहान मुल्क का एक विश्वास पात्र है, बुरहान मुल्क का एक बड़े ऊंचे पद पर एक मंत्री था जिसका नाम था मियां मंजू। ठीक है दोस्तों, मियां मंजू। ये मियां मंजू जो था वो भी क्या था, बहादुर निजाम शाह को अपने हाथों में लेकर या अपनी कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। और इधर से चांद बीबी जो थी वो भी बहादुर निजाम शाह को अपने साथ रखकर उसके कार्यों के अंदर सहयोग देकर संपूर्ण अहमदनगर को अपने हाथ में लिए हुए थी। इस तरह दरबार में दो गुट बन गए, एक चांद बीबी का, एक मियां मांझू का, और दोनों के दोनों गुट प्रभावशाली थे और दरबार में अपने प्रभाव को जमाने का कार्य करने लगे। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर चांद बीबी और मियां मांझू के दो अलग अलग गुट बन गए, जिसके कारण ही इस मियां मांझू ने अकबर को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर लिया। क्योंकि आप जानते हो घर का भेदी क्या होता है, लंका डाटा है। और यही रीजन था कि जब घर का भेदी लंका ढाता है तो यही रीजन था जिसके कारण कि मियां मांझू को ये लगने लगा कि चांद बीबी अपना प्रभाव बहुत अधिक जमा रही है और चांद बीबी जब तक है मैं अहमदनगर पर अधिकार नहीं कर सकता, अहमदनगर पर अपनी सत्ता नहीं चला सकता। इसीलिए मियां मांझू ने अकबर को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि बताइए कि अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए अकबर को किसने आमंत्रित किया था? मियां मांझू ने किया था, चांद बीबी के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी। तो दोस्तों ये भी याद रखिए। अतः अकबर ने अब जब अकबर को आमंत्रित किया तो अकबर 1595 में, दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अकबर ने 1595 में मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा एक बहुत बड़ी सेना के साथ। याद रखिएगा, मुराद जो कि अकबर का पुत्र था दोस्तों, मुराद व अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना उसकी उपाधि थी दोस्तों, ठीक है, खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। 1595 में अकबर ने मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना को एक बहुत बड़ी सेना लेकर अहमदनगर की तरफ रवाना करने का निश्चय कर लिया। लेकिन कहते हैं कि रास्ते में ही मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना के मध्य मतभेद हो गया, जिसके कारण ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए और क्या थी, अहमदनगर के खिलाफ सेना नहीं जा पाई। इसी रीजन से अकबर ने दोबारा सेना को तैयार किया और दोबारा सेना को तैयार कर उसने अपने पुत्र दानियाल को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसी दानियाल के नाम के ऊपर ही क्या था, खानदेश का नाम द्वादेश पड़ा था। दानियाल को व अबुल फजल को, याद रखिए दोस्तों, दानियाल को व अबुल फजल को। यहां पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अहमदनगर के खिलाफ अकबर का पहला अभियान किसने किया, पहला अभियान भेजने के लिए किन लोगों को भेजा गया, तो मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना को। लेकिन आपसी मतभेद होने के कारण सेकंड बार किसको भेजा गया, दानियाल और अबुल फजल को भेजा गया। कहते हैं कि दानियाल और अबुल फजल को जीतने के लिए अहमदनगर भेजा गया, लेकिन 1596 में अहमदनगर ने संधि कर ली, युद्ध नहीं लड़ा। और इस संधि के अंतर्गत मुगलों को बरार, जो कि दुर्ग एलिचपुर के करीब पड़ता है, बरार का एक दुर्ग है एलिचपुर, जहां पर मान सिंह की मृत्यु हुई थी। ये वो मान सिंह है जो कछवा राजा मान सिंह था एलिचपुर के अंदर, जिसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। ये जो बरार क्षेत्र के अंदर पड़ा करता था, ये बरार क्षेत्र मुगलों को मिल गया और साथ में अहमदनगर का दुर्ग जो है वो भी किसको मिल गया, मुगलों को मिल गया। तो याद रखिएगा कि 1595 में अभियान भेजा था, लेकिन 1596 के अंदर अहमदनगर ने या चांद बीबी ने किससे संधि कर ली, कहते हैं कि अकबर से संधि कर ली और 1599 में चांद बीबी ने आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चांद बीबी ने 1599 में आत्महत्या कर ली थी। और इस तरह अकबर के अधिकार में बरार क्षेत्र भी आ गया, दुर्ग एलिचपुर का दुर्ग उसके अधिकार में आ गया, और सबसे बड़ी बात अहमदनगर का मुख्य दुर्ग जो है वो उसके अधिकार में आ गया। और कहते हैं कि मुगलों ने इस बरार को जब अपने अधिकार में लिया तो बरार को अपने अधिकार में लेने के बाद यहां पर एक नया शहर बसाया जिसको शाहपुर के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक नगर बसाया जिसको किसके नाम से जाना जाता है, शाहपुर नगर बसाया, जो मुगलों का मुख्यालय बन गया।
ये शाहपुर ही मुगलों का मुख्यालय बन गया दक्षिण के अंदर की। अब मुगल जो है उनका मुख्य जो मतलब है ना, ये कह सकते हैं ऑफिस जो है, मुख्य केंद्र जो है वो क्या बन चुका था, शाहपुर बन चुका था। और ये एक नया नगर बसाया गया था जो बरार क्षेत्र के अंदर ही बसाया गया था। ये भी याद रखिएगा अहमदनगर की विजय के बाद। ठीक है दोस्तों, ये याद रखो। अब मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट दो बात बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम बहुत बार पजल होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अहमदनगर का विलय पूर्ण विलय के अकबर के काल में हुआ। पूर्ण विलय मैंने अभी बोला दोस्तों आपको कि अकबर ने केवल अहमदनगर का दुर्ग और बरार अर्थात अलीचपुर का दुर्ग उसके अधिकार में आया। संपूर्ण अहमदनगर के बारे में मैंने बात नहीं की। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड आ जाए कि पूर्ण रूप से अहमदनगर का विलय किसके काल में हुआ, तो अकबर नहीं है दोस्तों उसका आंसर। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि क्वेश्चन ये आए कि अहमदनगर का पूर्ण रूप से विलय जो है वो किसके काल में हुआ, तो याद रखिएगा 1632 के अंदर इसका विलय जो हुआ था वो शाहजहां के काल के अंदर हुआ था। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन याद दोबारा बता देता हूं कि अहमदनगर का पूर्ण विलय 1733 के अंदर, सॉरी दोस्तों 32 लिख लिया, 32-33 के अंदर, 1733 के अंदर इसका विलय जो था वो शाहजहां के द्वारा किया गया था, शाहजहां के काल के अंदर हुआ था। ये याद रखिएगा 1733 के अंदर शाहजहां के काल के अंदर अहमदनगर का पूर्ण विलय हुआ था। इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं और आगे की जानकारी लेते हैं हम। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम कि अकबर के द्वारा इस तरह टोटल 3 नए प्रदेश जीते गए थे, जिसमें कौन कौन से प्रदेश आ गए जिनके बारे में मैंने आपको भी बताया। नंबर 1 तो अकबर ने क्या जीता, खानदेश जीता। फिर अकबर ने क्या जीता, अहमदनगर जीता। और अहमदनगर के साथ ही उसको प्रदेश क्या मिला, बरार, बरार प्रदेश मिल गया। ये 3 सूबे जो थे या 3 क्षेत्र जो थे या 3 सूबे जो थे वो किसको मिल गए, 9 प्रदेश जो थे वो किसको मिल गए, अकबर को मिल गए। दोस्तों यहां पर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज आती है, क्योंकि यहां भी बहुत बार बच्चे पजल होते हैं और इस क्वेश्चन को वो बहुत बार कभी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लोगों से पूछते हैं और बहुत मतलब प्रतिक्रिया आती है इसके अंदर। तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। यदि क्वेश्चन आता है कि 1580 से पहले अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था, तो 1580 से पहले अकबर के साम्राज्य को टोटल कितने सूबों में बांटा गया था, 12 सूबों में बांटा गया था। याद रखिए दोस्तों, 1580 से पहले अकबर के साम्राज्य के अंदर सूबों की संख्या कितनी थी, सूबों की संख्या जो थी वो 12 थी। संपूर्ण साम्राज्य 12 सूबों में क्या किया गया था, बांटा गया था। लेकिन 1580 के बाद ये 3 सूबे और जुड़ गए थे और इस तरह अकबर के जीवन पर्यंत से पहले, मैं इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे कि अकबर के जीवन में या अकबर के काल में 1580 के बाद 3 सूबे और जुड़े और इस तरह अकबर के सूबों की संख्या जो थी 3 और जुड़कर टोटल कितनी हो गई दोस्तों, 15 हो गई। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट याद फैक्ट है दोस्तों, जो याद रखना पड़ेगा कि अकबर की सूबों की संख्या जो थी वो कितनी हो गई थी, 15 हो गई थी अपने जीवन काल के अंदर। पहले 12 थे और 1580 में 3 उसको ये सूबे प्राप्त हुए, तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। अब मुद्दा था ये 3 सूबे जो दक्षिण में उसने जीते थे, और ये 3 सूबे उसने किसकी बदौलत जीत लिए थे, दानियाल की और किसकी बदौलत, अबुल फजल की बदौलत। ठीक है ना। तो कहते हैं कि इसीलिए इन तीनों सूबों का सूबेदार जो था उसने अपने पुत्र किसको बना दिया, दानियाल को बना दिया। दानियाल अकबर का पुत्र था दोस्तों, जिसके बारे में आपको मैं पूर्ण रूप से आगे बताऊंगा, क्योंकि इतिहास में आप केवल ये जानते हैं कि अकबर का एक ही पुत्र हुआ था जिसका नाम सलीम था, जो आगे चलकर जहांगीर बना। अकबर के कई पुत्र हुए जिसमें हसन और हुसैन भी थे, जो बचपन में ही जिनको जहर देकर मार दिया गया था। बाद में मुराद हुआ, फिर दानियाल, फिर उसके बाद तीसरे नंबर का तो जहांगीर, तीसरे नंबर का जहांगीर था जिसे सलीम कहते हैं, फिर मुराद हुआ, फिर दानियाल हुआ, जो भी अकबर के जीवन पर्यंत में ही मर गए थे। ठीक है ना। अकबर की मृत्यु से पहले ही मुराद और दानियाल की मृत्यु हो गई थी, केवल जहांगीर बचा था। इसीलिए जहांगीर क्या था, उत्तराधिकारी के रूप में अपने अव्वल नंबर पर था और वही अकबर के बाद गद्दी पर बैठा था। ये याद रखिए। अब इन तीनों सूबों का सूबेदार जो था वो किसको बना दिया गया, दानियाल को बना दिया गया। तो मालवा, गुजरात व दक्कन के तीनों सूबेदारी, जो तीनों सूबों की सूबेदारी जो थी वो किसको मिल गई, दानियाल को मिल गई। दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, मालवा की भी सूबेदारी, गुजरात की भी सूबेदारी और दक्कन के इन तीनों की सूबेदारी दानियाल के अधिकार में थी। दानियाल केवल इन 3 सूबों का सूबेदार नहीं था, बल्कि मालवा और गुजरात के जीते गए प्रदेशों का भी सूबेदार बनाया गया था। और इस तरह अकबर जो था, अब अकबर को जब ये लगा कि अब दक्षिण के अंदर हमने पताका फैला दी है, तो अकबर दक्षिण से चला और अकबर दक्षिण से चलकर वापिस कहां आ गया, आगरा आ गया।
ठीक है दोस्तों। और आगरा आ गया, और कहते हैं कि उसके बाद आगरा में दक्षिण का बादशाह की उपाधि ली गई अकबर के द्वारा, क्योंकि अब अकबर ने दक्षिण को जीत लिया था और दक्षिण को जीतकर उसने दक्षिण के बादशाह के रूप में भी उपाधि प्राप्त कर ली थी। तो ये था अकबर का दोस्तों दक्षिण अभियान। अब अकबर के दक्षिण अभियान के बाद हम अकबर के काल के हुए कुछ विद्रोहों के बारे में जानकारी लेते हैं कि उसके काल के अंदर कौन कौन से मुख्य विद्रोह हुए थे। तो दोस्तों अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आगे की जानकारी जो है मैं आपको स्क्रीनशॉट के बाद देता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात कर रहे हैं अकबर के काल के अंदर होने वाले विद्रोहों की। तो दोस्तों इन विद्रोहों को भी बड़ा डीप पढ़ेंगे कि अकबर के काल के अंदर कौन कौन से विद्रोह हुए थे और वो विद्रोह कौन कौन से थे, इनके बारे में जानकारी लेते हुए सबसे पहला विद्रोह हम पढ़ेंगे अकबर के काल का, जिस अकबर के उस विद्रोही का नाम था अबुल माली या अबू माली जो कामरान का पुत्र था। लेकिन इसको हम विद्रोहों के अंदर गिनते नहीं है, ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन यूं आता है कि भाई अकबर के काल में अकबर के किस संबंधी ने सबसे पहले विद्रोह किया, तो इसका आंसर आएगा अबुल माली, जो कि किसका पुत्र था, कामरान का पुत्र था, हुमायूं के भाई कामरान का पुत्र था, जिसको हुमायूं फरजंद पुत्र कहता था, अर्थात दत्तक पुत्र कहता था अबुल माली को। और अकबर भी जो अकबर का क्या था, चचेरा भाई था अबुल माली। इसका विद्रोह जो था वो हुआ था। ये विद्रोह क्यों हुआ था इसके बारे में बता देता हूं आपको। कहते हैं कि अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ था तो उस राज्याभिषेक के अंदर भी अबुल माली क्या नहीं हुआ था, शामिल नहीं हुआ था। एकमात्र भाई था ये, एकमात्र चचेरे भाइयों में से था ये, जो क्या था अकबर के राज्याभिषेक के अंदर शामिल नहीं हुआ था। और कहते हैं क्या इसी अबुल माली ने जब विद्रोह किया, इसी अबुल माली ने अकबर के खिलाफ जब आवाज उठाई, तो वो बैरम खां जो खुद विद्रोह कर, जिसने खुद भी अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, उस बैरम खां ने एक वक्त इस अबुल माली को आक्रमण कर उसको गिरफ्तार कर लिया और लाहौर दुर्ग के अंदर इसको क्या कर दिया था, कैद कर दिया था। तो इसलिए याद रखिए दोस्तों, अबुल माली ने भी अकबर के काल के अंदर विद्रोह किया था, लेकिन एक छोटा सा विद्रोह था जो भाइयों की बात थी, इसलिए इसको विद्रोहों की संख्या में जोड़ते नहीं है। लेकिन प्रमुख विद्रोहों में हम सबसे पहले जिस व्यक्ति के विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं वो हम पहले पढ़ते हैं पहले नंबर पर, जिसका नाम आता है अब्दुल्ला उज़्बेक। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहला विद्रोह पढ़ेंगे अब्दुल्ला उज़्बेक का। अब ये कौन है भाई, अब्दुल्ला उज़्बेक। दोस्तों अब्दुल्ला उज़्बेक कौन है, इसके लिए आपको मेरे पहले के तीनों वीडियो पढ़ने पड़ेंगे। तीनों वीडियो को बड़ा मतलब ना गहराई से सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूं। अब्दुल्ला उज़्बेक का विद्रोह हुआ 1565 के अंदर। अब्दुल्ला उज़्बेक था कौन, इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको बता देता हूं। देखो अब्दुल्ला उज़्बेक जो था, अकबर के सौतेले भाई जो कि काबुल का शासक जो था मिर्जा हकीम को अपना बादशाह घोषित कर उसके नाम का खुतबा पढ़वाया था इस व्यक्ति ने। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में दोबारा बताता हूं। एक तो अब्दुल्ला उज़्बेक अकेला नहीं था जिस वक्त इसने विद्रोह किया था, जौनपुर का सूबेदार था जिसका नाम था अली कुली खान जमा। अब्दुल्ला उज़्बेक के साथ जो था अली कुली खान जमा, ये जौनपुर का सूबेदार था दोस्तों, जौनपुर का सूबेदार। ठीक है, ये भी किसके साथ था, अब्दुल्ला उज़्बेक के साथ था दोस्तों। और तीसरा व्यक्ति तो और तीन दूसरे जो अन्य लोग जो मिले हुए थे वो थे अफगान अमीर, जो कि अभी भी अपनी सत्ता को लेने में लगे हुए थे मुगलों से। अफगान अमीर जो थे, इन तीनों ने मिलकर अकबर के विरुद्ध एक विद्रोह किया था 1565 के अंदर। ये याद रखिए दोस्तों, अकबर के विरुद्ध एक विद्रोह किया था तीनों ने मिलकर 1565 के अंदर। इन्होंने किया क्या, इन उज़्बेकों ने बड़ी चतुराई से काम किया। इन उज़्बेकों ने अकबर के सौतेले भाई, ठीक है ना, जो काबुल का शासक हुआ करता था जिसका नाम मिर्जा हकीम हुआ करता था दोस्तों, याद रखिएगा मिर्जा हकीम सौतेला भाई था ये, और इसको काबुल का क्या बनाया हुआ था, शासक बनाया हुआ था। कहते हैं कि अकबर, इन उज़्बेकों ने अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम को अपनी तरफ कर लिया और मिर्जा हकीम को बेला फुसलाकर कहा था बादशाह तो तू होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए तू बादशाह बन और तेरा साथ हम देंगे अकबर के विरुद्ध लड़ने के लिए। और कहते हैं कि इस मिर्जा हकीम को बादशाह घोषित कर दिया और उसके नाम का खुतबा पढ़वा दिया कि नहीं अकबर बादशाह नहीं है, बादशाह तो तू है और तेरे नाम का खुतबा पढ़ाया जाएगा। और कहते हैं कि इस तरह मिर्जा हकीम के नाम का खुतबा पढ़वा दिया गया। लेकिन 1567 में अकबर ने क्या किया, इन सबको हरा दिया और मिर्जा हकीम को क्या कर दिया, माफ कर दिया कि चल कोई बात नहीं,
तेरी गलती नहीं है, तू उन लोगों के बहकावे में आ गया था, इसलिए जा, मैं तुझे माफ करता हूं। तो इसलिए याद रखिएगा, अकबर के काल का सर्वप्रथम पहला विद्रोह जो है वो किसने किया था? अब्दुल्ला उज़्बेक ने किया था। और अकबर के चचेरे भाई को या सौतेले भाई को मिर्जा हकीम को बादशाह बनवाकर उसको विरुद्ध, मतलब अकबर के विरुद्ध क्या कर दिया था? खड़ा कर दिया था। 1567 में अकबर ने इनको हरा दिया था और हराकर अपने भाई को और इनको क्या कर दिया था? माफ कर दिया था। तो ये पहला विद्रोह था दोस्तों। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और फिर मैं आगे की जानकारी लेता हूं और बिहार व बंगाल के विद्रोहों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रमुख विद्रोहों में आगे का विद्रोह जो आता है वो आता है बंगाल व बिहार में विद्रोह। दोस्तों बंगाल व बिहार में विद्रोह। ये बंगाल व बिहार में क्या विद्रोह है? दो अलग अलग जगह कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों बंगाल व बिहार, आपको जैसा कि मैंने अभी पीछे एक नाम बताया था जौनपुर, ठीक है ना, 1581 में, क्योंकि मैंने आपको बताया पीछे कि 1581 में जो जौनपुर जो क्षेत्र है जो बिहार में पड़ता है, 1581 के अंदर जौनपुर का एक काजी था जिसका नाम था मुल्ला यजदी। ठीक है ना, जौनपुर का एक काजी था जिसका नाम था मुल्ला यजदी। ठीक है, ये जौनपुर का एक काजी हुआ करता था। जौनपुर के इस काजी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया दोस्तों। इस मुल्ला यजदी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया और साथ ही साथ बिहार में विद्रोहियों का एक नेता था जिसका नाम था मीर मुडजुल मुल्क। ठीक है ना दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, बिहार के अंदर जौनपुर बंगाल बिहार के पास ही पड़ता है। बिहार के अंदर एक नेता था विद्रोहियों का जिसका नाम था मीर मुडजुल मुल्क। ठीक है दोस्तों, इन लोगों ने अकबर के खिलाफ अपना विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया 1581 में। जौनपुर के मुल्ला यजदी ने और बिहार के क्या विद्रोहियों ने, जिनका मुख्य नेता जो था वो कौन था? मीर मुडजुल मुल्क। इन लोगों ने बिहार के सभी लोगों को या अपने सभी मेन सामंतों को इकट्ठा कर कर अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का निश्चय कर लिया। लेकिन कहते हैं कि अकबर इतना ताकतवर बन चुका था और अकबर इतना चालाक था कि अकबर ने बिहार और बंगाल के इन दोनों लोगों के ऊपर आक्रमण कर कर इनको पकड़ लिया, गिरफ्तार किया और इनको मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह अकबर ने इस विद्रोह का भी क्या कर दिया? दमन कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों मेन विद्रोह जो अकबर के काल में अकबर को झेलने पड़े, जो कि उसके निकट संबंधियों के अंदर ही थे, निकट पास के आपस के लोगों के थे, जिसमें सबसे पहला विद्रोह आता है आसफ खां का विद्रोह। आसफ खां विद्रोह, आसफ खां का विद्रोह। ये आसफ खां का विद्रोह जो है ये अकबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह था। क्यों? क्योंकि आसफ खां एक ईरानी था दोस्तों, याद रखिएगा, तो इसीलिए इसको ईरानी विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। आसफ खां क्या था? एक ईरानी था। इसका पूरा नाम अब्दुल मजीद आसफ खां था दोस्तों, याद रखना। और ये क्या था? गोंडवाना का विजेता था। ठीक है ना, जिसको गढ़ कटंगा भी बोला जाता है। आसफ खां जो था गढ़ कटंगा, गोंडवाना जिसको कहा जाता है, गोंडवाना। ठीक है ना, ये यहां का शासक था दोस्तों आसफ खां, जिसका पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया, जिसका पूरा नाम अब्दुल मजीद आसफ खां था। ठीक है ना, ये गोंडवाना का विजेता था, गढ़ कटंगा का विजेता था। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है, अबुल फजल कहता है कि आसफ खां ने ऐसे कारनामे किए थे जिसके सामने तुर्क भी फीके पड़ गए थे। इस आसफ खां के लिए दोस्तों अबुल फजल ने कहा है कि अबुल फजल कहता है कि आसफ खां ने ऐसे ऐसे कारनामे किए थे जिसके सामने तुर्क भी क्या हो गए थे? फीके पड़ गए थे। ठीक है, और कहते हैं कि अकबर ने इस गढ़ कटंगा या गोंडवाना को जीतकर इस आसफ खां के विद्रोह को भी क्या कर दिया था? बुरी तरह क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। बुरी तरह इस विद्रोह को क्या कर दिया था? मतलब ना दबा दिया था। तो एक विद्रोह आसफ खां का विद्रोह है जो ईरानी मतलब ना व्यक्ति था, ईरानी विद्रोह के रूप में भी जिसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। एक विद्रोह आता है दोस्तों अकबर के काल का, मतलब नेक्स्ट विद्रोह जो है ये 2 3 जितने भी नंबर पर है उसके नेक्स्ट हम बात करते हैं, चौथे नंबर का विद्रोह। ठीक है ना, वो था यूसुफ जई विद्रोह, जिसके अंदर बीरबल की भी मृत्यु हुई थी दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और एक था रोशननाई विद्रोह। ठीक है ना, तो हम 2 विद्रोहों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें एक था रोशननाई व यूसुफ जईयों का विद्रोह, व यूसुफ जाइयों या जइयों का
विद्रोह का विद्रोह। दोस्तों ये विद्रोह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोशनजाई व यूसुफजाई। हम सबसे पहले इन रोशनजाइयों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, इन रोशनजाइयों के बारे में क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। हुआ ये कि ये जो रोशनजाई जो थे ये बायजीद अफगान थे, ठीक है ना। कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूं, ये बायजीद अफगान क्या थे, बायजीद अफगान थे, अफगान थे। मतलब ये जो रोशनजाई जो थे ये पीर ए रोशन को माना करते थे, पीर ए रोशन के अनुयायी थे, इसलिए इनको रोशनजाई कहते हैं, पीर ए रोशन, रोशन के अनुयायी, पीर ए रोशन के अनुयायी थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रोशनजाई कहा जाता है। इन्होंने जलाल खान के नेतृत्व में विद्रोह किया था। याद रखिएगा दोस्तों कि रोशनजाइयों का विद्रोही नेता कौन था, जलाल खान, ठीक है। जलाल खान के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह किया था और अकबर ने इस विद्रोह को क्या कर दिया था, दबा दिया था। अब बात आती है यूसुफजाइयों की, कि यूसुफजाइयों के काल के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो क्या था, इनका मुख्य नेता था अब्दुल्ला खान उज़्बेक, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, याद रखना, क्योंकि अब्दुल्ला खान उज़्बेक, अब्दुल्ला खान उज़्बेक इनका मुख्य नेता था यूसुफजाइयों का, अब्दुल्ला खान उज़्बेक था। कहते हैं कि इनका विद्रोह जेना खान जो था क्या था, क्या मतलब है ना, इनके विद्रोह को दबाने के लिए गया था और उसके साथ बीरबल भी था। और कहते हैं कि यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय ही बीरबल की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर कि बताइए बीरबल की मृत्यु किस विद्रोह को दबाते हुए हुई थी, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते हुए बीरबल की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये एक विद्रोह था दोस्तों। और अब आता है अकबर को अपने ही पुत्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा, अर्थात हम जिसको जहांगीर का विद्रोह या सलीम का विद्रोह के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे हम सलीम के विद्रोह की। अकबर के काल में अकबर को अपने पुत्र के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा, जिस विद्रोह को हम किसके नाम से जानते हैं, सलीम के विद्रोह के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये सलीम का विद्रोह क्या है भाई दोस्तों, हुआ ये कि अकबर जब दक्षिण के लिए जा रहा था तब उत्तर भारत का प्रबंध जो था उसने सलीम को सौंप दिया था। मैंने जैसा कि भी बताया कि दक्षिण विजय को करने के लिए जा रहा था, तो उस वक्त अकबर ने उत्तर भारत का सारा तामझाम जो था वो किसको सौंप दिया था, सलीम को, क्योंकि मालवा, गुजरात और 3 सूबे वो तो दानियाल को सौंपे थे और ये वापिस आगरा की तरफ आया था। लेकिन जब वो दक्षिण भारत की तरफ आ रहा था तो उत्तर भारत के प्रशासन को भी कोई संभालने वाला होना चाहिए, तो उसने उस वक्त क्या किया, सारा जो था अपने प्रिय पुत्र सलीम को सौंप दिया। और उस वक्त वो उन भाइयों में बड़ा भी था, ठीक है ना, और खुद जो था वो आगे की तरफ बढ़ गया और उसने सलीम को कहा कि तू एक काम करना, मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं और तू क्या करना, दूसरी तरफ मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करना। क्यों, क्योंकि मेवाड़ के ऊपर, मेवाड़ जो है वो लगातार हमारे विरुद्ध बना हुआ है और हमारी सत्ता को या हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा है। उस वक्त महाराणा प्रताप जैसे वीर जो थे वो उनकी सत्ता स्वीकार भी नहीं कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि 1597 में जब महाराणा प्रताप का निधन हुआ तो उसके बाद सलीम को अकबर ने भेजा भी था अमर सिंह के खिलाफ, लेकिन अमर सिंह ने उसे उटाला के युद्ध में बुरी तरह परास्त भी कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो उधर से अकबर ये आदेश देके गया था कि तुझे मेवाड़ पर आक्रमण करना है और मैं दक्षिण में जा रहा हूं तो मैं दक्षिण में आक्रमण करूंगा, दक्षिण के क्षेत्रों को विजिट करूंगा। परंतु सलीम जो था ना उसने अपने पिता की बात मानी नहीं और उसने मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया और वो कहां चला गया, इलाहाबाद चला गया। और इलाहाबाद चला गया और इलाहाबाद आकर उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और वहां से स्वतंत्र शासन चलाने लगा। अब दोस्तों यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात आती है कि सलीम या जहांगीर ने सर्वप्रथम अपने आप को अपने पिता के काल में कहां पर स्वतंत्र शासक घोषित किया था, इलाहाबाद में, ठीक है दोस्तों। इलाहाबाद आ गया और इलाहाबाद में आकर उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और खुतबा पढ़वाने के साथ साथ सिक्के भी चलवाए, ठीक है ना। इलाहाबाद के अंदर उसने अपने नाम का क्या पढ़वाया, खुतबा, और साथ ही साथ उसने क्या चला दिए, सिक्के चला दिए और अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में क्या कर दिया, घोषित कर दिया। कहते हैं कि इस बात का अकबर को पता लगा और जब अकबर को पता लगा तो सलीम को यह लगा कि अकबर उसके खिलाफ कोई सैनिक कार्रवाई करेगा, तो सलीम ने पुर्तगालियों के पास से सहायता मांग ली।
क्योंकि पुर्तगाली जो थे उस वक्त क्या थे, अपने वर्चस्व को बढ़ाने में लगे हुए थे और अकबर ने उनको दक्षिण से भगा दिया था और पुर्तगाली सोच रहे थे हम करें क्या। तो सलीम जो था उसने अकबर के विरोधी पुर्तगालियों से सैनिक सहायता लेने की क्या की कोशिश की और उसने पुर्तगालियों से संपर्क साधा। लेकिन कहते हैं कि पुर्तगालियों से संपर्क साध कर उनकी सहायता लेता, उससे पहले ही सलीमा बेगम जो थी, ठीक है ना दोस्तों, जो अकबर की माँ जो थी सलीमा बेगम ने पिता और पुत्र के बीच में आपस में मेल करवा दिया और कहते हैं कि पिता और पुत्र का आपस में मेल हो गया, जिसकी मुख्य मध्यस्थता करने वाली महिला कौन थी, सलीमा बेगम थी। अब अकबर ये जानता था कि जिस पुत्र के पास सारा साम्राज्य जाने वाला है, उसके बावजूद भी वो पुत्र उसके जीवित रहते साम्राज्य को हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो अकबर इस बात को समझ चुका था कि कहीं ना कहीं सलीम के दिमाग में कहीं कोई प्रॉब्लम है या कहीं मेंटलिटी जो है उसकी जो चिकित्सक की उसे आवश्यकता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने एक उच्च कोटि के मनोचिकित्सक जिसका नाम राजा शालीवाहन था, याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसका नाम राजा शालीवाहन था, राजा शालीवाहन कहते हैं कि अकबर ने एक उच्च कोटि के मनोचिकित्सक राजा शालीवाहन को हायर किया और इसका सलीम का इलाज राजा शालीवाहन से करवाया। अर्थात इसका स्पष्ट अर्थ है कि अकबर के पुत्र जहांगीर को एक मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ी थी। अर्थात इसका मतलब साफ है कि जहांगीर जो है वो क्या था, मानसिक रूप से बीमार था, मानसिक रूप से क्या था, वो पीड़ित था। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये कहते हैं कि अकबर के काल का अंतिम विद्रोह भी क्या था, किसका था, सलीम का ही विद्रोह था। दोस्तों आशा करता हूं आज की इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अकबर बहुत बड़ा है, अकबर को जानकारी जो है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं अगला पार्ट भी बनाऊंगा अकबर का और उस अगले पार्ट में हम अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे कि उसका धार्मिक गुरु कौन था, अकबर किस तरह ने अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया, क्या उसके अन्य शिक्षकों के रूप में कौन कौन आते हैं, उन सब का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो मेरा पसंद आता है आपको तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।